ईयरपोर्ट जर्मन वर्ड अपने कमरे से अपने मम्मी पापा की बात सुनता है और वो शौक हो जाता है। वो सुनता है, अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ सुसाइड कर लें। या तो हम पूरी फैमिली जाकर सुसाइड कर लेते हैं या फिर मुझे अकेले ही सुसाइड करना पड़ेगा। अब एलाइस जो है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हम सबको मार सकती है। हमारे साथ क्या करेगी हमें कुछ नहीं पता। हमें हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, वो सब पिकनिक पर जाते हैं, वहाँ पे खुश रहते हैं। पर पिकनिक से लौटते ही हेलमट के पापा अपने आप को मार डालते हैं और हेलमट शॉक हो जाता है और वो कहता है, मैं अपने घर में कभी भी खाना नहीं खाऊंगा, कभी नहीं। मैंने मम्मी पापा की बात सुनी थी। मैंने अगर खाना खाने गया तो मम्मी ने अगर मेरे खाने में जहर डालकर मुझे भी मार डाला और अपने आप को भी मार डाला और मुझे मार डाला, मुझे जहर देकर, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं अपने घर में कभी खाना नहीं खाऊंगा। आखिर क्यों किया हेलमट के पापा ने ऐसा? क्यों हेलमट ने 9 साल तक खाना नहीं खाया? आखिर क्या वजह थी जो वो इतना डर कर रह रहे थे? कौन थे ये एलाइज जिनसे वो डर रहे? आखिर क्या हुआ वो हम जानेंगे इस चैप्टर में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ऑल ऑफ यू, आई नो कि आपको हिटलर के बारे में तो ज़रूर कुछ तो पता होगा। यू नो, आपके पेरेंट्स ने कई बार कहा होगा कि ये तो बिल्कुल हिटलर की भांति है। तो आज हम उस एडोल्फ हिटलर के बारे में जानेंगे और जानेंगे इतिहास। ये सिर्फ एक चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये है एक मूवी, सस्पेंस वाली मूवी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनमें कौन कौन से कैरेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। लेट्स स्टार्ट। So, hello everybody, welcome to Learner Content Explored. Today we're going to explore the Nazism and the rise of Hitler. Full explanation in just one video. चाहे आपका एग्ज़ाम हो और आपको चैप्टर क्लियर करना हो, चाहे आपको नॉर्मली पढ़ना हो या फिर आपको अपना एंटरटेनमेंट करना हो, तो ये वीडियो देख लो, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ओके, मतलब सब प्रिपेयर हो जाएगा। तो अभी आपने जो स्टोरी देखी हेलमट की, जो कि एक 11 साल का जर्मन लड़का था, उसकी जो स्टोरी देखी, तो आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि हेलमट के पापा ने आखिर ऐसा क्यों सुसाइड किया, क्यों करना चाह रहे थे, और कौन थे ये एलाइज जो कि बोल रही थी कि एलाइज से हमें बचना होगा। तो क्या था ये सब, तो वही सब हम एक्सप्लोर करेंगे। पर सबसे पहले हम अपने चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, राइट? तो नाजिज्म क्या है भाई, क्या है नाजिज्म? सो नाजिज्म जो था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। जर्मनी में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी, ठीक है। और वो पार्टी इतनी फेमस हो गई कि उसका जो रूल था, ठीक है, उसका जो मतलब कह भी सकते हैं और नहीं भी, पॉपुलर रूल था, वो हो गया एज नोन एज नाजिज्म, ठीक है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, अगर आप चाहो तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाजिज्म। यस, नाजिज्म का मतलब क्या है, तो अब भी अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आएगा क्रूल, है ना, जिसके पास दिल नहीं है, बुरा, दैट इज़ क्रूल, है ना। तो वो आता है। तो ऐसा क्यों है भाई, जो एक आम सी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, नाजी पार्टी, उसके रूल को नाजिज्म कर दिया और नाजिज्म का मतलब आज क्रूल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके मन में। तो नाजिज्म शब्द का तो मतलब क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है हिटलर। हिटलर कौन था? अब हिटलर जो था आम एक बालक था, ठीक है, बहुत पहले
एक छोटा बच्चा था, ठीक है, जिसका जन्म जिसका जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था 1889 में, जो कि बॉर्न हुआ था कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था ना। अब आपको और बाकी ज़्यादा जो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिटलर वी विल फर्दर लुक एट दैट, ओके। अभी हम पढ़ेंगे उसको, तो आपको अभी चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया, राइट। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो अभी हम इस चैप्टर में काफ़ी सारे कंटेंट्स कवर करने वाले हैं जो कि आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कंटेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मेनली बताया गया है, एक्सप्लेन किया है राइज ऑफ हिटलर के बारे में और उसका जो आर्ट प्रोपोगेंडा था, ठीक है। और ये बताया गया है, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें मेनली कंसंट्रेट किया गया है ऑन द जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के ऊपर है ये चैप्टर। और जर्मनी की जो कंडीशन हुई थी वॉर के टाइम पे, बहुत ज़्यादा, मतलब आप शॉक हो जाओगे कि आखिर जर्मनी ने क्या क्या सफ़र किया है, ठीक है। खैर उस पर हम बात पे आते हैं। पहले हम देख लेते हैं भाई, अगर जर्मनी के बारे में है तो जर्मनी कहाँ है ना, उसकी लोकेशन तो दिखा दो, है ना, दिखा देती हूँ। एज़ यू कैन सी दिस इज़ यूरोप, और यूरोप में आपको यहाँ पे ये देखो ऐसे, यहाँ पर इंडिया है आपका, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बाप रे, यूक्रेन, है ना। तो इतना क्रॉस करके यहाँ से इंडिया से ये देखो, ये इंडिया और यहाँ फिर जर्मनी, ओके। तो ये जर्मनी आपको दिख गया, एंड यू कैन जूम इट आउट, ठीक है, जूम इन नॉट आउट, ओके। जूम इन करने पर ये आपको जर्मनी दिख रहा है, और जहाँ मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बड़ा घना कनेक्शन है। वो कैसे, ये देखो, ये आपका ये जो रेड आपको ऐसे देखो, ये आपका ना जर्मनी है, ठीक है। अब ये जर्मनी के ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिलता है ऑस्ट्रिया, ये दिस इज़ ऑस्ट्रिया एंड दिस इज़ जर्मनी, ठीक है। तो ये जर्मनी हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ओके। और ये जो है ना बड़ी बढ़िया वाली चीज़ है। कुछ कंट्रीज़ आप देख लो, बड़ा मज़ा आएगा देखने में भी, मन तो करता है देखते जाओ, राइट। तो ये देखो, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये फ्रांस हो गया, स्पेन वगैरह से हमें मतलब नहीं है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और इटली हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की देख लो, है ना। तो यूक्रेन चलो अभी देखना नहीं है तुमको, बस इतना ही देख लो अभी तुम, ठीक है। तो ये जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, रशिया तो आपने देखा ही होगा, राइट। ये रहा रशिया, है बहुत बड़ा रशिया, राइट। तो ये आपका हो गया। फिर ये चाइना वगैरह का क्यों देखना हमें, चलो ये मेरे को मेन दिखाना था आपको, जर्मनी कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हमने क्यों देखा, बिकॉज जो हमारा एडोल्फ हिटलर था वो तो ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ था, हेयर राइट हियर, है ना, ऑस्ट्रिया में, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, ओके। नाउ अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अबाउट द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड देखो, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यही रीज़न थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक यही रीज़न थे कि हिटलर जो है हमारा राइज टू द पावर आया है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है हम रीज़न ये था वर्ल्ड वॉर का, अब आप कहोगे वर्ल्ड वॉर जो था, राइट, वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था बिकॉज यूरोप, मतलब ये रीज़न तो आपके बुक में है नहीं, बट मैं फिर भी फर्दर बता दे रही हूँ कि जैसे कि ये यूरोप हो गया, है ना। तो यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ आती हैं जिसको हम कहेंगे यूरोपियन कंट्रीज़। तो जो यूरोपियन की कंट्रीज़ थी, है ना, वो क्या करने लगी थी, अपना जो कॉलोनियल रूल था, राइट, अपनी मतलब कॉलोनियल रूल एक्सपैंड करने लगी थी, मतलब कॉलोनीज़ बनाने लगी थी। ओवरऑल अगर हम एग्जांपल लें ब्रिटेन का, राइट,
ब्रिटेन का अगर हम एग्जांपल लें तो एज ऑल मतलब सब लोगों को पता है भाई ब्रिटेन ने हमारे इंडिया के साथ क्या किया है, राइट। तो ब्रिटेन ने इंडिया के साथ बहुत बुरा किया है। तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बताना शुरू कर दिया था इंडिया में, राइट। इंडिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया था इंडिया में। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनियल रूल मतलब बनाना शुरू कर दिया था। दैट्स वाई बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को मतलब हिचकी आने लगी, राइट। तो उसी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, है ना। और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जब, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी थी, पता है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद जो हारने वाली पार्टी थी, राइट, हारने वाली जो पार्टी थी उसके साथ इतना बुरा हुआ कि उसी के कारण वर्ल्ड वॉर, अरे यार क्या हो गया, हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, ठीक है। काफ़ी हद तक रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल का। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल आई, हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल आई, उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। अभी हम जानेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड वॉर 1, अभी थोड़ा रुको, वर्ल्ड वॉर 2 देखो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर मैं 2 इसलिए पहले आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एक छोटू सा है ना। वर्ल्ड वॉर 1 की लंबी सी स्टोरी सुनेंगे हम, है ना। तो देखो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था एलाइज और एक्सेस पावर के बीच में, ठीक है। एलाइज पावर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है, पर आपकी बुक में जितनी कंट्रीज़ दी हैं उतनी ही से पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि आपको बाकी सारी कंट्रीज से अभी मतलब नहीं रखना है, ओके। तो एलाइज में थी रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, ठीक है, ये एलाइज पावर में आ गई। और एक्सेस पावर में थी जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। तो हुआ क्या, एलाइज और एक्सेस पावर के बीच में मतलब भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। एलाइज पावर और एक्सेस पावर के बीच में भीषण युद्ध हुआ, और ये कब हुआ था, 1939 टू 1945, ठीक है। 1939 में वॉर शुरू हुआ, 1945 में जाकर ख़त्म हुआ था। अब आप देख रहे हो कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है मेन, ठीक है। अब जीता कौन, पता है, विनर हुई थी हमारी एलाइज पावर, ठीक है। एलाइज पावर में एक्चुअली यूएस बहुत पावरफुल है और था, ठीक है। तो एलाइज जो थी हमारी वो जीत गई। ये वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी हो गई, ठीक है। अभी हम आएंगे वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 क्यों हुआ हमने अभी देख लिया वो, ठीक है। ये हुआ था हमारे एलाइज और एक्सेस नहीं, ठीक है, एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में। ये ज़रूरी नहीं एलाइज में जो पहले ही कंट्रीज थी वो ही रहे, और भी आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो एलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है। 1914 में ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 में जाकर ख़त्म हुआ था वर्ल्ड वॉर, ओके। तो एलाइज पावर में थे हमारी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए जो था ना, यूएसए ना आया था हमारा 1917 में ज्वाइन किया था, है ना। 1917 में यूएसए ने ज्वाइन किया था, है ना। अब आप देख रहे हो मतलब जीतने के 1 साल पहले इसने ज्वाइन किया था। और जब तक यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया तो जो इसमें भी ये देखो, ये सेंट्रल पावर हो गई, ये आपकी एलाइज पावर हो गई। पता है वर्ल्ड वॉर 1 में भी एलाइज पावर ही जीते थे, एलाइज पावर ही जीते वर्ल्ड वॉर 1 में भी, ठीक है। 2 में भी, वर्ल्ड वॉर 1 में भी, 2 में भी, दोनों में, ओके। तो एलाइज पावर जब तक यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया ना, यूएसए ने नहीं ज्वाइन किया तो सेंट्रल पावर तो बढ़िया अपनी भीषण ताकत चल रही थी उसकी, एकदम प्रेशर बनाकर रखा था एलाइज पावर पे, और जो सेंट्रल पावर था वो दिख रहा था कि वही जीत रहा है। लेकिन एंड में हमारा हीरो जो है यूएसए एंट्री करता है और बाजी पलट देता है, ठीक है। और जो यूएसए इतना पावरफुल है कि बच्चा एलाइज जीत जाती है और सेंट्रल पावर हार जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज पावर जीत गए, राइट, और सेंट्रल पावर हार गए। एलाइज पावर सोचती है भाई हमने वॉर तो कर दिया, राइट, लेकिन हमारा फ़ायदा क्या हुआ,
उल्टा उनका नुकसान हो गया। आर्मी इतनी खर्च हो गई, है ना, आर्मीज थी वो चली गई, पैसे जो लगाए थे वेपन वगैरह पे वो भी उड़ गए सारे, है ना। तो अब उसको रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, भरना पड़ेगा, जो ज़ख्म बनाए हैं वो भरने भी तो पड़ेंगे, है ना। तो ये करती है एक बढ़िया सी प्लानिंग। क्या करती है कि उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल अभी हम देखते हैं उसके अंदर क्या था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो सेंट्रल पावर थी उसके ऊपर, सेंट्रल पावर में मेन कौन, जर्मनी, है ना। हम फोकस करने वाले अपने जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी के ऊपर थोप दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ठीक है, जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल थोप दिया, ये कहकर कि ये जो वॉर हुई ना पूरी जर्मनी की वजह से हुई है। ठीक है, ये कहकर कि जो वॉर पूरी वर्ल्ड वॉर 1 अभी हमने देखा वो हुई है जर्मनी की वजह से, इसलिए गलती जर्मनी की है। तो जर्मनी क्या करेगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करेगी, जिसकी वजह से मतलब अलाइज का प्रॉफिट होगा और जर्मनी को बहुत ज़्यादा बुरी हालत झेलनी पड़ी। ठीक है, तो अब जो वॉर हार गई, कौन हार गया, सेंट्रल पावर यानी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जब वॉर हार गई तब उसकी हालत तो बड़ी ख़राब, वो तो हार चुकी है, बच्चा हारने वाली कंट्री तो ख़राब हो गई ही ना हालत उसकी, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टी बनना शुरू हुई। ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ का जो राजा था वो तो हट गया, भैया हार गई, राजा भाग गया, है ना, वो तो हट गया, मतलब मान लो, ठीक है, हट गया, शूशू हट गया। देखो, ये हटने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनना शुरू हुई और वो मिलती है वेमार में। वेमार एक जगह है जर्मनी में, वो मैं आपको जगह अभी दिखाऊंगी। ओके, तो पार्लियामेंट्री पार्टी बनना शुरू होती है क्योंकि जर्मनी हार गई है, अब राजा भी नहीं है ना, अब जर्मनी को कौन संभालेगा, है ना। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री पार्टी बनी। पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ने सोचा कि अब जो है जर्मनी में हमें डेमोक्रेसी लाना चाहिए। ठीक है, तो देखो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ मिलती हैं वेमार में। अभी दिखा देती हूँ वेमार, ये देखो ये जर्मनी था, ये देखो ये जर्मनी है, ये जो रेड आपको दिख रहा है ना इतनी देर से, ये हमारा है वेमार। ठीक है, ये हमारा वेमार है। ओके, कहाँ चला गया हमारा वेमार, कुछ ज़्यादा, ये देखो ये आ रहा है ना, ये यू कैन सी हेयर, राइट हेयर, ये वेमार है। ओके, तो जर्मनी के अंदर हमारा आता है वेमार। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी वो जुड़ी एक साथ आई, उन्होंने सोचा कि अब हमें डेमोक्रेटिक रूल लाना है, राइट। तो जर्मनी में जाती हैं डेमोक्रेटिक रूल बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करती हैं और वो बना देती हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ मिलकर बन गई नेशनल असेंबली और उस नेशनल असेंबली का नाम हुआ वेमर रिपब्लिक। याद रखना ये चीज़, कैसे बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक हो गया हमारा। ठीक है, हार गया जर्मनी, हारने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनी, है ना, राजा वाजा तो था नहीं वहाँ का, संभालना तो पड़ेगा ही, है ना। पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बनी, उनको मिलाकर नेशनल असेंबली, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली का नाम था वेमर रिपब्लिक। ओके, और नेशनल असेंबली ने क्या किया, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें फेडरल डिप्यूटीज़ थी। ठीक है, उसमें देखो उन्होंने पार्लियामेंट बनाई। ठीक है, उन्होंने वोट्स भी दिए और ये बढ़िया वाली चीज़ आ गई कि देखो, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रांस का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा बता देना मेरे को, कमेंट में चाहिए आंसर। ओके, तो वैसे ही जो जर्मनी की पार्लियामेंट बनी उसका नाम उन्होंने रखा, मतलब जर्मनी की भाषा में उसको हम कहते हैं रीच स्टैग। ओके, रीच स्टैग। ओके, दिस इज़ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में उसे पार्लियामेंट कहते हैं तो जर्मन भाषा में उसको हम रीच स्टैग कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, अब नेशनल असेंबली बनी जिसका नाम हो गया वेमर रिपब्लिक। अब तो खुश होना चाहिए वहाँ जर्मन लोगों को कि भाई अब हमारे मतलब जो कंट्री है वहाँ पे थोड़ी सी डेमोक्रेसी आई है ना, तो खुश होना चाहिए। बट इसका उल्टा हो रहा था, वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल ना खुश थे इस बात से। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि अभी हमने देखा कि जर्मनी की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन बढ़िया चीज़ हो गई, नेशनल असेंबली बन गई, वेमर रिपब्लिक नाम हो गया। लेकिन जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उसको हम कहते हैं पीस ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो उसमें इतनी मतलब भयानक चीज़ें थी कि मतलब वो तो हार चुके हैं जर्मन, अब जर्मन हार गई है तो उसे उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो हमारी वेमर रिपब्लिक थी उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन कर दिया, और उसी की वजह से वो मेजर सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ के जर्मन लोग नफ़रत करने लगे थे, किससे, वहाँ के वेमर रिपब्लिक से। चलो, लेकिन अब ऐसा उस ट्रीटी में था क्या जो जर्मन लोग इतना ज़्यादा नाखुश हो गए थे उसकी वजह से? हाँ, तो था बच्चा बहुत बुरी मतलब चीज़ थी। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में था कि जो जर्मन ने अपना जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जर्मन में जो मतलब साइड वाले एरिया थे, ओवरसीज़ मतलब जो कोस्टल, आप कह सकते हो कोस्टल एरियाज़ थे, उन्होंने वो खो दिए थे, मतलब वो उनसे छिन गए। और जो 13% मतलब पूरे जर्मनी की 13% जो टेरिटरी थी ना, वो अब उसके हाथों से छिन चुकी थी। नेक्स्ट थिंग ये हुआ था कि जहाँ पर जर्मनी की लैंड है, अब लैंड से आपको पता है आयरन, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं अगर हम माइनिंग वगैरह ये सब करें, ठीक है। तो जिस एरिया में आयरन थे, कोल वगैरह थे, मतलब वो तो उनसे मतलब रिच इन आयरन कोल थे, वो 13% उनसे छीन लिया। मतलब लैंड छीना तो छीना, वो भी बढ़िया वाला लैंड छीना, ठीक है। ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अकॉर्डिंग 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल, ठीक है। 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ कोल जो था उस जर्मनी को देना पड़ा, किस को? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआना को, उसको देना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। नेक्स्ट ये हुआ कि टू द वीकन इट्स पावर द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी। अब ये बड़ी बुरी चीज़ हो गई कि मिलिट्री वगैरह लगते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो उसमें उन्होंने क्या किया ट्रीटी ऑफ वर्साइल में कि जर्मनी के पास अपनी मिलिट्री नहीं होगी, उसको डीमिलिटराइज कर दिया। अभी मैं दिखाती हूँ उस एरिया को, राइट। ये देखो, अगर ये जर्मनी है ना, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा उनसे छिन गया। ऐसा हुआ था, बड़ा बुरी कंडीशन हो गई थी मतलब। तो ये सब था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। एंड सिर्फ इतना ही नहीं था, और भी था। वो देखो क्या था, उन्होंने कहा कि सारी जो अभी हमने देखा कि जो वॉर हुई है, ऐसा कहा गया कि मतलब जर्मनी की वजह से वॉर हुई है, तो उसी की वजह से वॉर गिल्ट, मतलब इस जर्मनी ने गुनाह किया है, इसलिए उसको एक क्या करना पड़ेगा, अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। किसको? मतलब जो जीती हुई है ना अलाइज पावर को। और कितना अमाउंट, मतलब 6 बिलियन पाउंड भाई, 6 बिलियन पाउंड, लिटरली इतना ज़्यादा उसको अमाउंट जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट ये तो होता है। उसके बाद हमारा जो रिच राइनलैंड था, राइनलैंड भी बहुत ही अच्छी जगह थी जर्मनी में, ठीक है, और उसको भी जो डिमिलिटराइज तो कर दिया, और मतलब एलाइड पावर ने जो है उससे जर्मनी से वो छीन लिया। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हो गई। अब इफेक्ट ऑफ वॉर क्या निकला, राइट। तो द वॉर हैज़ हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ फिज़िकली और फाइनेंशियली। मतलब फिज़िकली तो हुआ ही था, फाइनेंशियली भी हुआ था, साइकोलॉजिकली भी हुआ था। पता है कैसे? मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल पैसे वैसे सब उड़ गए सबके, हमारी जर्मनी वगैरह के। नेक्स्ट थिंग, वहाँ के जर्मनी के लोग थे इतने परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे कि भाई हमारा तो सब लुट गया, राइट। और मतलब अब क्या होता है, जो यूरोप
है ना। अब आपको एक फैक्ट बताती हूँ, यूरोप जो था ऐसा जाना, मतलब यूरोप के पास इतना पैसा था, मतलब भाई इतना ज़्यादा पैसा था कि बाकी जो कंट्रीज़ थी उससे अगर लोन चाहिए होता था वो यूरोप उसको बेइंतहा दे देता था, ये लो बेटा तुम्हें जितना लोन चाहिए ले लो भैया, मेरे पास बहुत पैसा तुम ले लो यार, क्या करूँगा मैं इतना पैसा का, ले तुम भी लो, सबको दे देता था, मतलब लोन वगैरह दिया करता था, ठीक है। लेकिन अब वही यूरोप एक डेप्टर बन गया था लिटरली, मतलब अब उससे खुद लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, खुद एक आप कह सकते हो भिखमंगा जैसा बन गया था। इतनी ज़्यादा यूरोप की, अब आप इस सब सेंटेंस से समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा यूरोप की कंडीशन ख़राब हो गई थी। अब आपको पता है एक और चीज़ जो मतलब वेमर रिपब्लिक, राइट, वेमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे और जो वेमर रिपब्लिक के लोग थे उनको माना गया एज अ नवंबर क्रिमिनल, ठीक है, नवंबर क्रिमिनल, ठीक है, आगे तक लिखा नहीं जाएगा तो उतना ही लिखा है, तो नवंबर क्रिमिनल क्यों, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जर्मनी कितना ज़्यादा हेट करती है वेमर रिपब्लिक से, तो उनको नाम दे दिया गया, जो वेमर रिपब्लिक और उसके सपोर्टर्स को नाम दे गया कि यू आर द नवंबर क्रिमिनल्स टू अस। ये देखो क्रिमिनल बता दिया, मतलब बताओ यार। अब ये हालत हो रही थी, तो अब उन्होंने, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये तो नवंबर क्रिमिनल है, लेकिन वहाँ के जो सोल्जर थे ना, सोल्जर जो थे वो माने जाते थे अबव द सिविलियंस। क्या होता है कि अब इतना उन्हें जर्मनी के अंदर इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह से जो इतना प्रेशर पड़ गया था, तो उन्हें लग रहा था अब हमें बदला लेना है, बदला ले रहे हैं हमें, मतलब जो है ना बदला लेकर रहेंगे। क्यों, क्योंकि मतलब क्या हद हो गई थी, इतनी ज़्यादा ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर आपने देख लिया है कितना ज़्यादा हार्श ट्रीटी थी वो, है ना, कितना ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ थी, राइट। तो इसीलिए उन्होंने सोचा अब हमें बदला लेकर रहना है, तो इसीलिए उन्हें लगता था कि सोल्जर जो है हमसे ज़्यादा अच्छे, तो सोल्जर को अबव द सिविलियंस माना जाता था। इनफैक्ट और भी चीज़ उन्होंने की थी, वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखो अभी हमने देख लिया कितना ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिटिकली जो था, मतलब वेमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट चाहता था, मतलब है ना, सपोर्ट चाहिए था ना, सपोर्ट मिलेगा जब लोगों को, तभी तो वो अपना मतलब एरिया वगैरह ये सब कर जाएगा, लोगों को जर्मनी को संभाल पाएगा। लेकिन उल्टा उसे सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था, वो उल्टा उसके लोग जो है था उसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, है ना। तो एक और जो कम्युनिटी थी वो बनी, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मन, ठीक है, जर्मनी की एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट। उन्होंने ये ढूंढी थी एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी, और मतलब एक तरफ थी वेमर रिपब्लिक, एक तरफ थी क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक है, जिस लीग बोला जाता था, ठीक है। तो इनके ना, ये इनके और इनके बीच घमासान लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि अब लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये लोग अपने आपस के अनबन में लगे रहते थे, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ये बड़ा हूँ ना, फालतू की लड़ाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होती है। तो अपनी ये जो थी ना अपनी आपस में लड़ते रहते थे, है ना। तो ये जो लड़ाई हुई थी भाई, जो इनके बीच में ना लड़ाई होती रहती थी, वेमर रिपब्लिक उसको अपोज करेगा, ये उसको सब अपोज करेगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो उन्होंने मतलब फिर बाद में लीग जो था, पहले ये कहाँ गया हमारा, लीग ही गायब हो गया, हाँ। तो ये लीग इनसे लड़ता रहता था रिपब्लिक से, तो बस उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी बन गया, उसके बाद जर्मनी बन गई, मतलब जर्मनी नहीं बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बन गई, और इनकी आपस अनबन चलती रही। और यही जो थी आपस की अनबन एक चांस दे देती है हिटलर को कि वो अपनी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी चल रही थी जर्मनी में, कि कौन बड़ा है कौन अच्छा, किसका साथ दे वगैरह वगैरह,
और यही चांस दे देती हैं कि हिटलर यहीं से चुपके से तो छोटू जो रास्ते में से चला जाता है कि मैं अब चलाने वाला जर्मनी को। तो यही छोटी सी गलती चांस दे देती है हिटलर को। ओके, खैर अब हमने देख लिया पॉलिटिकल क्या सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकली कितनी ज़्यादा जर्मनी ख़राब हो गई थी, पर ऊपर से अब इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी। कैसे, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उसके पास सब कुछ देता जा रहा है ना, राइट। अब उसके पास मतलब इतना ज़्यादा डेप्टर था, वो डेप्टर बन गया था, है ना, इतना सब कुछ दे दिया। जर्मनी के पास इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं बचा था, ठीक है, उसके पास गोल्ड ख़त्म हो गया था। इसलिए जर्मनी क्या कहती है, अब मैं ये जो वॉर की गिल्ट है ना, मैं ना अब तुम्हें नहीं देने वाला, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा तुमको, क्यों दूँ, अब मेरे पास ख़त्म हो गया, मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं बचा, अब मैं नहीं दे सकता। ओके, तो इसीलिए ये जर्मनी की बात सुनते ही जो फ्रांस क्या करता है, उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया, ओ भाई क्या कर दिया इस फ्रांस ने, है ना। फ्रांस क्या करता है, रूर एक जगह है, रीजन होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, है ना, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। भाई कितना ज़्यादा गलत कर दिया, मतलब इतना सब कुछ ले चुका है जर्मनी का, एक और इंडस्ट्रियल एरिया उसने ले लिया, रूर, ठीक है। अब जर्मनी क्या कहता है, इस बात से वो नाराज़ हो जाता है। अब वो क्या कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं क्या करूँगा, अब तो मैं इतने सारे नोट जो है ना, करेंसी मतलब जो पैसे हैं ना, इतना ज़्यादा प्रिंट करूँगा कि मेरे मतलब मतलब कमी नहीं पड़ेगी मतलब अपनी कंट्री में। भाई यही गलती कर दी, क्यों, क्योंकि बच्चा आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, मैं भी जब दी थी तो मेरे मन में भी क्वेश्चन आता था कि भाई पैसे अगर कहीं पे गरीबी हो रही तो पैसे काफ़ी ज़्यादा प्रिंट कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, सब अमीर हो जाएंगे, बढ़िया से ज़िंदगी होगी, क्यों दिक्कत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी प्रिंट करोगे तब उसकी जो वैल्यू है ना वो गिरती है। इसीलिए मतलब आज पहले जो था ना, पहले 10 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी और अभी 10 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि 10 रुपये अब काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रिंट होने लगे, तो अब 10 रुपये की वैल्यू इतनी नहीं रही, राइट। तो यही वजह होती है, पहले 10 रुपये में भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, अभी तो क्या आता है, अंकल चिप्स का पैकेट, चलो ये चीज़ हो गई। इसीलिए अब उसने गलती कर दी, प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से जो वैल्यू थी उसकी ख़त्म हो गई और फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, उसकी उल्टा पड़ गया पासा, आप कह सकते हो, ठीक है। चलो, अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इस जर्मनी में, वो जो थी ना, अरे कहाँ चले गए हम लोग, हाँ, ये आपने देख लिया कि जो वैल्यू थी इसकी मतलब वैल्यू गिर गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस देख लिया आपने, और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मतलब पहले अगर मान लो एक ब्रेड एक रुपये 2 रुपये में आती थी, अब वो आती है 100 रुपये में। मतलब इतना ज़्यादा अंतर हो गया था, बिकॉज दे बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहे थे, 100 के 1000 मान लो, इतना ज़्यादा प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ गए थे, लोग भीड़ लगाते लड़ाई करते थे कि मेरी ब्रेड है, और आपको एक ब्रेड लेने के लिए ना पूरी एक बाल्टी या आपको पूरे एक बैग भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे, इतना अब प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। अब स्टार्ट होता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब 1924 से 1928 अभी देखा जाता है कि जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो क्या करता है, जर्मनी वॉज टोटली डिपेंड हो जाता है यूएसए में, ठीक है। यूएस क्या करता है, लोन्स देना शुरू करता है कि हाँ थोड़ी, आप कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो, थोड़ी सी दया या फिर अपना फ़ायदा देखा यूएसए ने, उसको लोन दिया, ठीक है। जर्मनी को लोन दे दिया कि भाई बहुत ज़्यादा हालत जर्मनी की ख़राब हो रही है, मैं ऐसे लोन दे देता हूँ। तो यूएसए ने जर्मनी को लोन देना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी 1924 से 1928 को थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, क्योंकि यूएसए से उससे लोन मिलता रहा, और जो जर्मनी था वो अपनी जो पूरा ये जो उसका जर्मनी का देश था वो थोड़ा ठीक करता गया, ठीक है, ठीक करता गया। तो पर अब आ जाती है एक गड़बड़, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। पहले इतने ईयर से इस ईयर तक ठीक चल रहा है, सब कुछ थोड़ा उठ रहा है जर्मनी, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। अब वो क्या होता है, देखो, एक यूएसए में एक सबसे बड़ी, मतलब अब
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है एक, ठीक है, जिसमें सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है कि उसमें सब कुछ इन लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो आगे जाकर प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ होती है, आप इतना समझ लो कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज होता है एक, वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है यूएसए का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है यूएसए में, है ना। तो वो क्या करता है, लेकिन एकदम से विड्रॉ हो जाता है, उसका मतलब नुकसान हो जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का 1929 में। इसीलिए अब जो यूएसए है वो लोन भी नहीं दे पाता जर्मनी को, और इसी वजह से जो जर्मनी होती है, जर्मनी की इकनॉमी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर देती है इस चीज़ को, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। यह क्वेश्चन आ सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कि यूएसए में क्या चीज़ हो गई कि अगर 1994 से स्टेबिलिटी आई थी थोड़ी, फिर कैसे ये वापस से गिर गई। ऐसा आ सकता है कि यूएसए का अगर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज विड्रॉ हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, ज़ख्मी हो गया, तो जर्मनी को इससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो चलो ये चीज़ आपने देख ली। तो द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वर फिल्ड विद फियर। देखो अब क्या हुआ था, इकोनॉमिक आपने देख ली, ये जो मिडिल क्लास थे उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, वो भी अपना इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे, राइट। काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें घटिया चीज़ें देखने को आ रही थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं द वेमर रिपब्लिक डिफेक्ट्स। अब देख रहे थे हम कितनी ज़्यादा अनबन चल रही थी। उन्होंने इनफैक्ट एक आर्टिकल भी निकाला था, देखो एक आर्टिकल था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ऑफ जर्मनी, ठीक है, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी सस्पेंडेड सिविल राइट बाय द रूल बाय डिक्री। देखो आर्टिकल 48, ये अभी हम जान रहे हैं, अभी आगे इसको और समझेंगे। देखो आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग जो जर्मनी का प्रेसिडेंट होगा उसके पास पावर है कि वो कभी भी अपने जो देश है उस पर इमरजेंसी मतलब एक लॉकडाउन, आप कहते हैं ना, लॉकडाउन लगा सकता है पूरे देश में। और जो सिविल राइट होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट, वो कभी भी ब्रेक कर सकता है, उसको तोड़ सकता है और वो अपने हिसाब से मतलब चीज़ें चला सकता है। तो ये हमारा आ गया आर्टिकल 48, जो कि बड़ा बुरा हुआ। अब हम देखने वाले हैं, वैसे ही हमने आर्टिकल 48 पहले जान लिए, क्योंकि अभी हम हिटलर राइज टू पावर में पढ़ने वाले हैं। तो हिटलर राइज टू पावर, अभी मैंने आपको बताया था कि हिटलर जो था ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था 1889 में। उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जब छोटा था वो धीरे धीरे पुअर्टी में जी रहा था, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट में वैसे जा सकता था, बट वो क्या था, उसे करना था अपना आर्मी बनना था, राइट, आर्मी आप कह सकते हो। तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी बनी, आर्मी बनाई नहीं, आर्मी ज्वाइन की, और वो काफ़ी अच्छा मतलब फाइटर भी था, राइट। तो काफ़ी ब्रेव था वो, और उसने अपनी बहादुरी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये बढ़िया चीज़ आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर था, ठीक है। हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, आर्मी में था ना वो, तो काफ़ी ज़्यादा मेडल्स तो जीते थे, है ना, उसने अपनी फाइटिंग वगैरह में आर्मी स्किल के लिए। लेकिन जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था तब उससे चोट लग गई, एक्चुअली ज़ख्मी हो गया था, तो उसे अप वॉर जो छोड़कर जाना पड़ा और वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, ठीक है। तो चोट लग गई थी, और फिर जब वो सुनता है, मतलब जब वो ठीक हुआ और वो सुनता है कि जो जर्मनी है वो हार गई है, ठीक है, तो उसे बड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जर्मनी, आपने देखा है यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दोनों दोस्त है ना। तो भले ही ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, लेकिन जर्मनी का बंदा आप कह सकते थे वो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि जर्मनी जो है हमारी हार गई है, और उसे लगता है कि उसकी गलती है कि जर्मनी उसकी वजह से हारी है। अगर वो वॉर में होता तो जर्मनी जो है जीत जाती है, और सारी उसकी गलती है। तो इसी से हमारी छोटी सी कहानी शुरू हो जाती है। तो अब देख सकते हो ये हमारा हिटलर है, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये दिस इज़ हिटलर एंड दिस इज़ हिटलर, ओके, दोनों हिटलर ही हैं। और ये मतलब इतना ज़्यादा एक बार पॉपुलर हो गया था, आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं वो हाथ मिला रहे हैं उनसे। चलो अब देखो, अब और जब वो सुनता है जर्मनी हार तो गई, और हारने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल अभी हमने देखी, वो देखता है अरे बाप रे, हमारी जर्मनी के साथ कितना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो जर्मन वर्कर्स पार्टी बनती है, मतलब जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो वो उसको ज्वाइन करता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी मतलब वर्कर की पार्टी होती है, ठीक है। देखो जब
इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जब हमारी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, है ना, तो काफ़ी सारी पार्टीज़ बनना शुरू हुई थी कि वर्कर पार्टी, है ना, पीजेंट पार्टी, है ना। तो वो क्या करता है, जर्मन वर्कर पार्टी एक मतलब उनमें से एक पार्टी होती है, वो ज्वाइन करता है और जर्मन जो वर्कर पार्टी होता है उसको ज्वाइन करने के बाद उसको नाम दे देता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, उसके बाद में यही पार्टी हमारी निकल कर आई थी एज द नाजी पार्टी। शुरू हो गया ना पूरा, मतलब आ गए ना घूम फिर कर घर पे, है ना। देखो, उसके बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी बनी। उसके बाद उसी को बाद में एक और बार नेम चेंज किया गया, जिसको हम नाम से बुलाते हैं नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी। चलो, अब नाजिज़म जो था, अभी मैंने बताया था नाजिज़म क्या था, है ना, नाजी पार्टी का रूल को हम नाजिज़म बोलते हैं। लेकिन मतलब नाजी पार्टी इतना ज़्यादा बुरा कर रही थी, एक्चुअली नाजी पार्टी जो थी उन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था, इलेक्शंस भी हुए थे, तो पार्लियामेंट अब तो इस्टेब्लिश हो गई थी। क्या कहते हैं हम लोग जर्मनी की पार्लियामेंट को, रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट। ओके, तो ये पार्टी उसने ज्वाइन की, इलेक्शन लड़ा। तो पहले जब इलेक्शन लगा था तो उसके पास वोट बहुत कम थे। कब लड़ा था मैं ये भी बता देती हूँ, 1928 में जब उसने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, 1928 में जब उसने इलेक्शन लगा था तब उसके पास बहुत कम वोट थे, ओनली 2.6% वोट थे उसके पास। बट जब उसने 1932 का इलेक्शन लड़ा, मतलब 1932 में इलेक्शन लड़ा, तो उसके पास सबसे ज़्यादा वोट आए, वो थे 37% वोट। इतने ज़्यादा वोट आ गए थे और वो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बन गई इन द जर्मन पार्लियामेंट। अगर मैं उससे पहले की एक और आपको बात बताना चाहूँ तो मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। इन 1923 उसने एक बार सोचा कि भाई हम क्या है ना, मतलब एक जर्मनी की जगह है, मतलब एक जगह है उसका नाम बेवेरिया। ठीक है, उसने सोचा कि मैं उसको अब क्या करूँगा, अपने कब्ज़े में लाऊंगा। ठीक है, वो जाता है, हमला करता है ना, लेकिन बिना सोचे समझे हमला किया उसने, इसलिए वो अरेस्ट हो गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेजन, गद्दारी की वजह से उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था एक बार। कब किया था? 1923 में उसको अरेस्ट कर लिया गया था। 5 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन वो 9 महीने में एक्चुअली निकल गया था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेमर प्रोविंस। ओके, क्योंकि उनके मन में मतलब थोड़ी सिंपैथी थी गवर्नमेंट जो था हिटलर के ऊपर थोड़ी दया दिखाई, तो उसको छोड़ दिया था। यही तो गलती कर दी 9 महीनों में। चलो, उसके बाद उसने इलेक्शन लड़े 1928 में, उसके पास बहुत कम वोट आए, लेकिन उसने 1932 में फिर इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया। और जो नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रॉमिस मेड बाय हिटलर गेव हिम अ चांस टू राइज। अब उसमें मतलब आपको मैं एक बात बताता हूँ, हिटलर जो था ना बहुत ही अच्छा डिक्टेटर था। मतलब डिक्टेटर इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा डिबेट देता था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बोलने की, मतलब बहुत अच्छा बोलता था, और उसी की जैसा बोलता था ना वो, वैसे ही जो लोग थे उससे इम्प्रेस हो जाते थे और उसको वोट डाल देते थे। ठीक है, और उसने काफ़ी सारे वादे किए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जर्मनों को मतलब जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो उस अपने जर्मनी को न्याय दिलाऊंगा। इनफैक्ट अभी आपने देखा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से जर्मन के लोग यही तो चाहते थे कि हम बदला लें, और वही हिटलर बोल रहे हैं। ऑफकोर्स सीधा दिल पे घुसा उनके, और उन्होंने कहा हाँ ये तो बड़े अच्छी बातें करते हैं, तो इम्प्रेस हो गए लोग उससे और उसी को वोट डाला। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, है ना, अपना जो सबको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा, मतलब सबको जॉब दिलाएगा, है ना। काफ़ी सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बढ़िया सा इफेक्टिव स्पीकर था। आपका मन कर रहा होगा ना सुनने को हिटलर का, तो थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही सुना पाऊँगी आपको। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, तो आपने देखा कितना मतलब इतना बढ़िया स्पीच देता था ना कि सब लोग ऐसे ही कहते थे, बस हिटलर तुम ही हमारे हीरो, राइट। तो आपने भी सुना होगा, और अगर आपको पूरा सुनना हो तो यूट्यूब पे आप जाकर सर्च करो हिटलर, ठीक है। हिटलर स्पीच कर सकते हो, हिटलर द स्पीकर कर सकते हो, राइट, ऐसे आप कर सकते हो। तो पावरफुल स्पीकर था वो। तो आप देख सकते हो ये जो आपको चीज़ें दिख रही ना इमेजेस में, तो हिटलर इतना मतलब आगे जाकर उसकी नाज़ी पार्टी का सिंबल ये बना, उन्होंने नाज़ी पार्टी का सिंबल भी बनाया, जो कि ये है आपका नाज़ी पार्टी का सिंबल। ओके, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द नाज़ी पार्टी। और ये जो उसके सिपाही वगैरह हो गए, ये देखिए उसके पार्टी हो गई, ये हिटलर है, डिबेट दे रहा है, राइट। ये हमारे जो है इमेजेस हिटलर की हैं, मतलब हिटलर की पार्टी वगैरह की, हिटलर की। तो ये उसका साइन होता है नाज़ी पार्टी का। ओके, आगे चलते हैं। जो हिटलर था वो समझ गया था कि लोगों को क्या चाहिए, तो इसलिए वो मतलब वही चीज़ें बोलता था जो लोगों को पसंद है। इसी वजह से वो आ गया। उसने एक स्वास्तिक का सिंबल बनाया, जो कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, राइट। स्वास्तिक बनाया, जो उसने उसका सिंबल था वो रेड बैनर्स लगाता था। उसकी जो परेड वगैरह होती थी, काफ़ी ज़्यादा परेड निकलती थी, जो इमेजेस आपने देखा था आपने अभी, तो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस निकलती थी, सॉरी परेड निकलती थी, काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। तो आप कैसे देख रहे हो, मतलब वो कैसे डेमाग लगाता है कि लोग हम है ना इस चीज़ों से इम्प्रेस हो जाएंगे और हमें वोट देंगे। तो आपने ये देखा, राइट। अब शुरू होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हिटलर जो था हमारा जीत चुका था, और यहीं से हमारा शुरू हो जाता है 1933 हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो कैसे होता है, 30 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनका नाम था हिंडनबर्ग, सॉरी। तो हिंडनबर्ग जो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब ऑफ़र दिया कि तुम चांसलरशिप बन जाओ, है ना। हिटलर को एक चांस दिया कि तुम क्या करो, अब तुम चांसलर बन जाओ, ठीक है। और मतलब उसमें मतलब पूरा मतलब पावर, अगर कोई चांसलरशिप बन गया ना, वो एकदम पावरफुल, एकदम पावर में आ जाता है। अब हिटलर इतना अच्छा चांस कैसे छोड़ेगा। तो 30 जनवरी 1933 जो हमारा हिटलर था वो चांसलर बन गया। भाई प्रेसिडेंट जर्मनी के क्या कर दिया आपने। चलो, तो आप देख रहे हो ये प्रेसिडेंट हैं हिंडनबर्ग। तो ये हमारा, ये थोड़ा सा आपको पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है, ये हमारा हिटलर है और ये हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब। चलो नेक्स्ट, हिटलर के पास अब काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन, मतलब सबसे ज़्यादा पोजीशन आ गई थी, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आ गई थी, हिटलर के पास आ गई थी, इन द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज ऑफ 30 जनवरी 1933। अब क्या करता है हिटलर, मतलब अपने रूल्स वगैरह मतलब चलाने लगता है। उसके बाद लेकिन एक बार मिस्टीरियस फायर लगी, फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 को एक अपने आप आग लग गई। कहाँ पे लगी, यहीं पे ये देखो असेंबली वगैरह सिविल, ये सब क्या हुआ, मतलब हिटलर ने, ये कंफर्म नहीं है, देखो एक मिस्टीरियस आग लग गई 28 फरवरी को 1933 में। और वो मतलब ऐसा मुझे तो लगता है कि हिटलर ने किया था वो भी, लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि ये आग किसने लगवाई। और हिटलर बोलता है कि इसने लगाई। कैसे, क्यों किया उसने उसे, क्योंकि हिटलर था, बाकी सारे लोग मिनिस्ट्री वगैरह है ना, हिटलर के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। तो उसने बाकी सब जितने भी उसके जो मतलब जो उसको हिटलर को सपोर्ट नहीं करते थे, जो हिटलर के आइडिया पसंद नहीं करते थे, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ना फायर लगाए जानबूझकर और उन सबको हटा दिया रास्ते से। मतलब क्या हुआ। अब देखो, अभी हमने देखा था आर्टिकल 48, राइट, आर्टिकल 48 देखा था ऑफ द जर्मनी। उसकी वजह से वो कभी भी क्या कर सकता था, लॉकडाउन लगा सकता था, सिविलियन के लाइट सस्पेंड कर सकता था। तो द फायर डिक्री ऑफ सस्पेंडेड, देखो वो क्या करता है हिटलर कि अपने आप ही फायर लग गई है 28 फरवरी 1933 को। अब वो क्या कहता है, इस बहाना बनाता है कि फायर डिक्री लगी है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 48
लागू करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो सस्पेंड कर देता है जो सिविलियन के राइट होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, प्रेस होता है, असेंबली होता है, वो उसको सस्पेंड कर देता है हमारा हिटलर। ठीक है, अब भाई क्या करता है, एक्चुअली उसका प्लान ना बढ़िया वाला था। जब वो सस्पेंड कर देता है और वो क्या करता है, सबको कम्युनिस्ट वो हर्डली पैक्ड ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड कंसंट्रेटिंग कैंप्स। तो हिटलर क्या करता है, वो कंसंट्रेटिंग कैंप्स बनाता है और जो कम्युनिस्ट वगैरह होते हैं ना, उन सबको कह देता है कि तुम इसके अंदर जाओ, तो उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। जो जितनी भी हिटलर क्या क्या कर रहा है, अब देखो हिटलर पावर में आ गए तो अपनी मनमर्जी वो दिखाने लगा। ठीक है, उसने क्या किया, कंसंट्रेटिंग कैंप बनाए और उसमें कम्युनिस्ट को डाल दिया। कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, सपोर्ट नहीं करते हिटलर को, उसके अंदर डाल दिया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो बैन कर दी हिटलर ने। उसके बाद हाँ ये देखो, हिटलर जो होता है वो एक फेमस एनाबलिंग एक्ट होता है, एक एनाबलिंग एक्ट होता है जो कि पास हिटलर करता है 3 मार्च 1933। मतलब जैसी पावर आई वैसे ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया हिटलर। ठीक है, तो ये 3 मार्च 1933 को एनाबलिंग एक्ट पास करते हैं, जिसके अंडर जितनी भी पावर हैं, ठीक है, जितनी भी पावर हैं वो हिटलर के अंडर आ गई। मतलब हिटलर अब वन वे बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया वाला हीरो बन गया अपने अंदर ही, मतलब सारी पावर उसके पास, सुपरमैन बन गया, राइट। तो वो अब क्या करता है, वो पहले क्या था, डेमोक्रेसी था, वो डेमोक्रेसी हटा देता है। देख रहे हो ना कितने धीरे धीरे स्टेप में उसने सब खत्म कर दिया। आर्टिकल 48 कर दिया है ना, मतलब एनाबलिंग एक्ट पास कर दिया, बैन कर दिया, धीरे धीरे करके पूरा उसने मतलब ख़त्म ही कर दिया। पूरी डेमोक्रेसी उसने डिस्ट्रॉय कर दी। और वो डिक्टेटरशिप, मतलब हिटलर ने कहा कि मैं डिक्टेटर हूँ, अब मैं यहाँ का मालिक हूँ, अब मैं डिक्टेटर हूँ जर्मनी का। ये देखो, फिर उसने क्या किया, पुलिस फोर्सेस बनाई। ये देख रहे हो, ये देखो, ये साइन भी है हिटलर का। ये देखो, ये एसएस पुलिस हो गई, स्टॉर्म, ये सबसे खतरनाक थी। सीक्रेट पुलिस, भाई हमारी सीक्रेट पुलिस बढ़िया वाली बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है, इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपको दिख रहा है, गैस्टापो, राइट। अच्छे से दिख नहीं रहा, ये देखो यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आर्मी थी हमारी, बहुत ज़्यादा सीक्रेट पुलिस कहते हैं इसको। ठीक है, उसने मतलब पुलिस वगैरह, पुलिस फोर्स बनाए। और वो क्या करते थे, जो रेगुलर पुलिस होती थी उसको वो ग्रीन यूनिफॉर्म में रखता था, और उसका एसए और स्टॉर्म टॉपर्स कहो आप उसे, है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुलिस बनाई कि अब क्या करना है, पुलिस वो इसलिए लगाते थे, ऐसे पुलिस हर जगह घूमती रहती थी, लोगों को लगता था कि ये हमारी रक्षा कर रहा है, बट वो पुलिस इसलिए घुमाता था कि जिससे कि जो भी हिटलर के अगर दिखता था पुलिस को हिटलर के खिलाफ वो जा रहा है, हिटलर के खिलाफ जा रहा है, तो उसे मार डालते थे। ठीक है, ये देखो, गैस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस है, ये सबसे खतरनाक थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, सबसे खतरनाक ये थी, कहीं भी किसी को भी मार डालती थी खुलेआम, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी ये बहुत। चलो, अब आपने देखा कि कैसे हमारी सिचुएशन ख़राब हो गई जर्मनी की, धीरे धीरे करके हिटलर ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, राइट, और अपनी पुलिस भगाने लगे, जो जो उसके खिलाफ बोलता उसको मार डालते थे। अब आता है हमारा रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन, अब वो क्या, देखो हिटलर ने, अगर आपको याद हो तो काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे कि मैं जर्मनी को न्याय दिलाऊंगा, है ना, सबके पास जो होगी ना, क्या होगी, जॉब होगी, राइट, ये सब सारे वादे किए थे उसने। तो क्या हिटलर ने ऐसे ही बोल दिया था या फिर उसने वादे पूरे भी किए थे? तो बच्चा, वादे हिटलर ने पूरे किए। सच में हिटलर ने वो जितने भी वादे उसने किए वो एकदम कम्प्लीटली उसने पूरे किए। अब उसने कहा था कि मैं जॉब दिलाऊंगा, राइट, जॉब दिलाऊंगा। अब वो कैसे जॉब दिलाई उसने, देखो उसने ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, कौन थे, नाम उसका हैजलमार बोलो, या जर्मन नाम है ना, तो आप किसी भी तरह से आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, राइट। तो हैजलमार को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इकोनॉमिक रिकवरी करो, यानी जो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारी जर्मनी की कंडीशन इतनी ख़राब हुई है उसको ठीक करो, कैसे करोगे। तो वो बातचीत करते हैं और उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम निकालना चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये हमारे हैं हैजलमार,
ठीक है, ये हैजलमार है हमारे, और ये देखो। तो अब ये हैजलमार जो थे, इन्होंने जो बोला कि हमें सबको एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, जर्मन सुपर हाईवेज़ बनाओ। ठीक है, जर्मन सुपर हाईवेज़ बनाओ। वहाँ वो बनाने से लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाने में आएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, हमारा जर्मन सुंदर भी बन जाएगा। इनफैक्ट जो लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा उनको भी काम मिल जाएगा, है ना। तो क्या ये वर्क आइडिया किया? तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये आइडिया बहुत ज़्यादा वर्क किया। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। इसी का फेमस निकला ऑटोबन और वोल्क्सवैगन सॉरी, है ना। तो ये ना एक कार वगैरह उन्होंने बनाई, ठीक है, सुपर हाईवेज़ वगैरह बनाई, तो वही है ये देखो, ये है हमारी कार की इमेज। ये सब बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गई इनकी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। अब उनके पास पूरा, हिटलर जो था उसने अपने वादे पूरे कर लिए। द ईयर 1933। अब उसने क्या किया, ये सारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को। अब उसने ये भी वादा किया था, अगर आपको याद हो, साथ साथ ये भी वादा किया था कि हम जर्मनी को इंसाफ दिलाएंगे। तो उसने जो राइनलैंड था, राइट, अगर आपको याद हो, राइनलैंड भी कब्जा कर लिया था, जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ छिन चुके थे। 1936 में हिटलर ने 1936 में राइनलैंड को वापस से अपना जर्मनी का हिस्सा बना लिया। जो जिन्होंने कब्ज़ा करके रखा था राइनलैंड पे, उससे छीन लिया। ठीक है, उसके बाद जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दिया, है ना। अभी हमने देखा था ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है ना, राइट। ऑस्ट्रिया पे बॉर्न हुआ था हिटलर, राइट। तो वो कहता है कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दो, राइट। हम लोग जो हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे। अब उसने एक ना स्लोगन निकाला जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी भी साथ हो गई। क्या निकाला उसने भाई, ऐसा कौन सा स्लोगन निकाल दिया, जादू टोना कर दिया उसने। देखो, उसने निकाला 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर, यानी एक मतलब पूरा एक ही एम्पायर होगा, उसका एक ही लीडर होगा और हम लोग एक हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं। हमारा एक एम्पायर है, हमारा एक लीडर होगा, जो कि कौन होगा लीडर हमारा, एडोल्फ हिटलर। तो इसी तरह जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी थी वो भी साथ आ गई। उसके बाद स्यूडेटन लाइन हो गया, ज़ेकोस्लोवाकिया होगा, है ना। उसने इन पे भी कब्ज़ा नहीं, उन्होंने ये भी जर्मनी के पार्ट थे, राइट। ये भी जर्मनी के पार्ट थे जो कि उनसे छीन लिया गया था जर्मन से, तो ये भी उसने रिकैप्चर कर लिया। अब उसके बाद अच्छा, आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या किया। देखो, आपने देखा कि जर्मनी की हालत वॉर के बाद कितनी ख़राब हो गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से। हिटलर भी था वर्ल्ड वॉर 1 में, लेकिन उसको लगा कि भाई मेरी वजह से ये हालत ख़राब हुई है तो मुझे ये वापस चाहिए। हिटलर जब पावर में आ गया 1933 में, प्रेसिडेंट जो हिंडरबर्ग थे, उन्होंने ऑफ़र किया कि तुम चांसलर बन जाओ हमारे। उन्होंने पहले इलेक्शन हुआ, उसके बाद हिटलर जो था हमारा चांसलर बन गया। उसके बाद उसने आर्टिकल 48 फायर डिक्री ये सब चीज़ें की, जिसकी वजह से वो और पावर में आता रहा, राइट। उसके बाद उसने अपना पूरी तरह से डेमोक्रेसी जो 1933 में ही पूरी जो डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, और जो जर्मनी थी उसको वापस से डिक्टेटर, मतलब जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप ले आया। जर्मनी में डिक्टेटर बन गया खुद हिटलर, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, रूल बाय डिक्री स्टार्ट कर दिया, राइट। मतलब डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई, राइट। उसने जो वादे किए थे वो भी पूरे किए, है ना। तो उसने वादे क्या क्या किए थे वो भी हमने देख लिया, और वो पूरे कैसे किए, हैजलमर की मदद से। और ये देखो अभी हम रिवाइज कर लेते, देखो 1933 में, राइट, 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन हटा दिया। ठीक है, मतलब अभी हमने देखा था ना लीग ऑफ नेशन क्या होता है, जिसके बीच में लड़ाई वगैरह होने लगती थी, वेमर रिपब्लिक और वगैरह वगैरह, और जितने भी मतलब डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, जितनी भी पार्टी थी, वही चीज़ हो गई लीग ऑफ नेशन, राइट। तो उसको हटा दिया, राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर दिया इन द ईयर 1936 में। उसके बाद 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ कर दिया बाय दिस स्लोगन। ठीक है, 1938 में, दिख भी नहीं रहा इधर, है ना,
1938 में। ओके, तो आपने अब इतना पूरा रिवाइज भी हो गया, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, पूरा ख़त्म। चलो आगे देखते हैं। अब उसने वादा भी किया था कि मैं जो है बदला लूँगा, राइट। तो उसने सोचा कि अब हम वॉर करेंगे, है ना। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है ना, तो उसको हमें ठीक करना होगा। और वो ठीक कैसे होगी, वॉर करके। भाई कितना करेगा वॉर, ये वॉर करके ही पूरा सब कुछ उड़ा देगा। चलो उसने यही गलती कर दी। चलो एक मतलब बता देंगे अभी। देखो, तो उसने सोचा कि मैं वॉर करूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इजीली हम इकोनॉमिक क्राइसिस से ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे और हमारी जर्मनी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो उसका मेन एम आपको दिख रहा होगा कि हमें जर्मनी को बढ़िया बनाना है, राइट। इनफैक्ट अब ये देखो, तो उसने सोचा कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस वॉर करेंगे, तो वॉर करने की तैयारी करता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं वॉर करूँगा विद द पोलैंड। तो उसने सोचा कि मैं पोलैंड पर कब्ज़ा करूँगा, है ना। तो यही सबसे बढ़िया वाली गलती होगी हिटलर की, पोलैंड पर उसको हमला नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसकी वो भी लोकेशन भी दिखा देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, देखो पोलैंड पे उसने सोचा कि मैं वॉर छेड़ दूँगा, तो वो पोलैंड पे अटैक करता है। लेकिन जो पोलैंड पे जब अटैक करता है, तब वो जो फ्रांस और इंग्लैंड होते हैं ना, वो जर्मनी के ऊपर हमला कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि मैं पोलैंड की तरफ से लड़ रहा हूँ। अब आप कहोगे क्या, अभी तो हिटलर जो था, मतलब जो जर्मनी था, वो पोलैंड के ऊपर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। तो उसमें फ्रांस और इंग्लैंड से क्या रिलेशन है, चलो दिखाती हूँ आपको। सो एज यू कैन सी, ये आपका जर्मनी है, ये राइट हियर, दिस इज़ जर्मनी। उसके यहाँ पर ये पोलैंड दिख रहा है, राइट, बगल में। तो ये जर्मनी जो होता है वो यहाँ पर पोलैंड पे अटैक करता है, राइट। और यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। और ये रहा हमारा फ्रांस, ठीक है। और ये हमारा जर्मनी और ये हमारा पोलैंड। तो अभी इन्हीं के बात चल रही है, तो देख लेते हैं क्या एक्चुअली क्या था। पहले पोलैंड और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, राइट, पोलैंड और इंग्लैंड फ्रांस के बीच में एक जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल हमने जर्मनी ने साइन की थी, राइट। और जो पोलैंड था, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, है ना, एक मदद की थी एक तरह से आप कह सकते हो। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो था पोलैंड का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उन्होंने भी एक ट्रीटी जो थी वो साइन की थी कि आपके साथ कभी भी अगर युद्ध होगा तो हम आपके साइड खड़े होंगे और आपकी साइड से लड़ेंगे। अगर आपके ऊपर कोई हमला छेड़ देता है तो हम आपका साथ देंगे। तो ये रीज़न था, इसलिए जो इंग्लैंड और हमारा फ्रांस था वो पोलैंड की तरफ से जाता है। इसलिए जर्मनी क्या कहते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे पोलैंड पे हमला किया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। एक्चुअली ये भी तो रीज़न था, लेकिन एक और रीज़न आ गया। अब देखो, पहले तो जर्मनी क्या था, उन्हें समझ में आ रहा था कि जर्मनी जो है पहले तो इधर भाई अपने जो एरिया वगैरह था, है ना, अपना जो इलाका था जो उनसे छिना था वो कब्ज़ा कर रहा है, राइट। बट अब वो देखते हैं कि अब तो ये पोलैंड पे चला गया, फिर एक दिन यहाँ पे कब्ज़ा करेगा, फिर एक दिन तो हमारे टेरिटरी पर आकर ये हमला कर देगा ना। ऐसे ऐसे करके कितना ये हड़पेगा, नहीं, इतना ज़्यादा उसने कर दिया जर्मनी ने पूरी तरफ, राइट। तो एक दिन तो ये हमारे ऊपर भी हमला कर देगा और हमसे ये टेरिटरी छीन लेगा, राइट। कितना कर रहा है ये। इसीलिए ये भी एक रीज़न था कि इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की तरफ से साथ दिया और जर्मनी पे अटैक किया, ठीक है। समझ में आ गया इतना, तो आपको लोकेशन भी दिख गई। अब देखो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो मतलब पूरा अगर, तो ये देखो, तो अब हिटलर को किसके साथ वॉर करना पड़ रहा था, एक तो फ्रांस के साथ, एक तो इंग्लैंड के साथ, ऊपर से मतलब पोलैंड के साथ वो कर रहा था, पोलैंड के साथ उसने लड़ाई चढ़ी थी, ऊपर से फ्रांस और इंग्लैंड का भी झटका उसे लेना पड़ा। अब यहाँ पे हिटलर की हालत थोड़ी सी नाजुक हो गई। कैसे, अब देखो, क्योंकि उससे ये देखो,
जर्मनी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इंग्लैंड हो गया पर है, ये हमारा फ्रांस हो गया, पोलैंड। मतलब अब ये दोनों अगर साथ दे रहे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये जाएंगे नहीं नहीं हम तो पोलैंड की साइड से लड़ेंगे तो हम ये पूरा घूम कर इधर जाएंगे फिर पोलैंड की साइड से लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब यहाँ पे भी उसकी वॉर चल रही है, यहाँ इस वाली साइड से भी उसकी वॉर चल रही है और इस वाली साइड से भी इसकी वॉर चल रही है। मतलब अब देख रहे हो तीनों तरफ से इसकी वॉर छिड़ी हुई है, तो मतलब इतना ज़्यादा उसको बढ़िया वाली चीज़ करनी पड़ेगी। अब मैं एक और देश दिखाना चाहूँगी आपको जो कि है जापान, राइट। तो आपको यूरोप तो दिख रहा है, अभी मैं जापान दिखा रही हूँ। ये देखो ये हमारा जापान है, ठीक है, ये हमारा जापान हो गया, शिनचैन का ना, शिनचैन का देश याद आ रहा होगा आपको, राइट। चलो ये जापान हो गया। अब मैंने आपको जापान को दिखाया है वो भी बताऊँगी अभी। तो मैं वापस आ जाते अपने जर्मनी पर, ठीक है। तो हिटलर होता है वो बोलता है जापान से तुम क्या करो, तुम बॉम्बिंग करो, किसके ऊपर, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, मतलब यूएसए के ऊपर। वो क्या करता है, बॉम्ब उड़ाता है। कहाँ पर बॉम्ब करता है, देखो पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक जगह है जापान में, सॉरी यूएस में, वहाँ पे जापान क्या करता है, बॉम्ब डालता है। अब यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि जापान ने यूएसए पे बॉम्ब डाल दिया, ठीक है। अब वो हिटलर, जापान जो होता है वो हिटलर का साथ दे रहा होता है, ओके। तो अब पर्ल हार्बर पे हमला करता है। अब यूएसए को आ जाती है गुस्सा कि अब मेरे ऊपर डाला है इसने, मेरे ऊपर हमला किया है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यूएसए जो होता है उससे वो तो शांत तो रहेगा नहीं, मैं साधु संत की तरह चुप पे बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो साधु संत हूँ, मैं हमले वगैरह से, वॉर वगैरह से, लड़ाई से दूर रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा तो करेगा नहीं वो, है ना। तो उसने क्या किया, उसने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जगह है जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना ही होगा, ऑफ कोर्स अधिकतर बच्चे बचपन में ही सुन लेते हैं ये नाम। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए जो होता है वो बॉम्ब गिरा देता है। ये देखो यूएसए, यूके नहीं है बेटा, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूएसए, ओके। क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर देता है। और मतलब ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 होता है। देखो यहाँ पे एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट चलता है, ठीक है। उस ट्राइपार्टाइट पैक्ट के चलते सितंबर 1948, है ना, समथिंग लाइक दिस, 1940 आई थिंक सो। तो उसमें ना, हाँ 1940 पे जर्मनी, यहाँ पे रिवाइज कर लो, जर्मनी प्लस इटली, एक्चुअली जो ये एक ही टी है। तो जर्मनी ने एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट किया था इटली और जापान के साथ, जिसमें उन तीनों को साथ में चलना था। इसी वजह से जापान ने भी जर्मनी का साथ दिया था और 1940 पर ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था सितंबर में, ठीक है। एक्चुअली ये देखो इटली प्लस जापान, ओके। जब हिटलर ने सोवियत यूनियन, भाई यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने जर्मनी ने सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, ठीक है, सोवियत यूनियन पर हमला किया और वही सबसे बड़ी गलती हो गई, है ना। तो सोवियत यूनियन पर अच्छा हाँ, मैंने आपको सोवियत यूनियन नहीं दिखाया, ये देखो जी, ये आपका सोवियत यूनियन है, ठीक है, ये पूरा आपका सोवियत यूनियन है। इसमें हमारा रशिया आता है, ये जो इतना भी ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा आपका सोवियत यूनियन था पहले, अब नहीं, अब तो ये डिवाइड हो गया। खैर ये तो रशिया और आजू बाजू की, रशिया की इतनी सारी मतलब ये जो कंट्रीज़ थी आजू बाजू की, इसको मिलाकर हमारा सोवियत यूनियन बनता है। तो हिटलर ने इस सोवियत यूनियन पर भी हमला करने की कोशिश की और दिस वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर, मतलब सबसे बड़ी गलती की इस हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर। एक तो वेस्टर्न साइड पे एरियल बॉम्बिंग चल रही थी ब्रिटिशर्स की, ईस्टर्न पे सोवियत रेड आर्मी से उनकी फाइट चल रही थी। दिस वाज द वेरी 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 मेजर मिस्टेक ऑफ द हिटलर, और इसी को हम हिस्टोरिक ब्लंडर भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती की थी हिटलर ने। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा इतना एरिया हो गया था हमारे हिटलर का इन द ईयर 1943। पर ये देखो 1940 पर मतलब 1914 में
जो हिटलर था वो पिनेकल पर था। पिनेकल मतलब होता है सबसे बढ़िया वाली, मतलब बहुत अच्छी पावर में था 1940 में, बिकॉज ऑफ द ट्राइपेटाइट पैक्ट के चलते बहुत ज़्यादा वो पावर में था। पर 1945 में डिफीट हो गई थी हिटलर की, ठीक है। जब पूरा जो वॉर था, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तो तब हार हुई थी हिटलर की। मतलब अभी आपने देखा था कि वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तब उसमें काफ़ी सारी कंट्री थी, हुआ था एलाइज पावर। तो एलाइज पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, राइट। एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। तो जब वॉर हुआ तो इसमें जर्मनी हार गई थी और हमारे जो हिटलर था वो डिफीट हो गया था। और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने सरेंडर तक कर दिया था। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, हिस्टोरिक ब्लंडर क्योंकि वो कर दिया इसने, हिटलर जी ने, तो और पूरा ख़त्म कर दिया हमारा वॉर। तो इसी के साथ हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, हमारा वर्ल्ड वॉर 2, एंड हिटलर की डिफ़ीट हो जाती है। हिटलर सरेंडर कर देता है, इनफैक्ट वो भाग रहा होता है, सरेंडर कर देता है। और मतलब इनफैक्ट हिटलर ना मतलब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और हिटलर जो होता है हमारा सुसाइड कर देता है। मतलब हिटलर की आई थिंक फ्रेंड थी या फिर पता नहीं कौन था, तो उसके साथ उसने सुसाइड कर दिया था। मतलब हिटलर जो था हमारा सुसाइड कर दिया था उसने वर्ल्ड वॉर 2 में। अब हिटलर ने आकर सुसाइड क्यों किया? जब अभी हमने देखा कि इतना ज़्यादा पावरफुल था हिटलर हमारा, बट जब उसने डिफ़ीट हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट वाज द रीज़न क्या था? तो एक्चुअली हिटलर डर रहा था। हिटलर, अभी आपने देखा था, हिटलर और हेलमट के पापा ने भी और हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। अभी आपको ध्यान हो गया कि एलाइज जो थी, एलाइज आपने देखा कि एलाइज जीत गई, एलाइज पावर जीत गई। एक्सिस पावर में जिसमें जर्मनी थी वो जर्मनी हार गई, ठीक है। और जो हेलमट के पापा थे वो किससे डर रहे थे? एलाइज पावर से डर रहे थे, राइट। तो अब आपने देखा हिटलर भी डर गया और उसने सुसाइड कर दिया। पर ऐसा क्यों? आखिर डर क्यों रहा था, है ना? और उसने इतना क्या बड़ा रीज़न हो गया कि उसने सुसाइड ही कर लिया। एक्चुअली हिटलर ने के पास था एक नाज़ी वर्ल्ड व्यू, और उसी नाज़ी वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग उसने इतना ज़्यादा जर्मनी के लोगों के साथ इतना बुरा किया था कि हेलमट के पापा और हिटलर को दोनों को डर था कि जो एलाइज पावर है अब हमारे साथ वैसे ही ना करे जैसा हमने जर्मनी के लोगों के साथ किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उनका नाज़ी वर्ल्ड व्यू क्या था वो भी हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नाज़ी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। तो वो नाज़ी वर्ल्ड जो नाज़ी पार्टी के यानी जो हिटलर का व्यू था वो कहता था कि कोई भी इक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और बस एक रेशियल हायरार्की क्या होता है बच्चा, इसमें होता है लोगों को देखकर उसको सेपरेट कर देना। मतलब वो कैसा दिखता है उसी के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना। तो इसी को देखते हिटलर ने माना कि जर्मनी के लोग जो हैं ना, जर्मन्स जो होते हैं, अरे मैंने ए क्यों नहीं लिखा, जर्मन्स जो होते हैं वो होते हैं सबसे टॉप पर, ठीक है। और बाकी जितने लोग होते हैं वो एकदम गंदे होते हैं, अनडिज़ायरेबल कहते हैं उनको, ठीक है। अनडिज़ायरेबल मतलब वो जर्मनी में रहने के हकदार नहीं है, है ना, और वो एकदम अच्छे नहीं है। उनकी फ़िज़िकल, उनके चेहरा, उनका रंग रूप, उनकी सूरत देखकर हिटलर या नाज़ी वर्ल्ड व्यू जो था वो कहता था कि ये अनडिज़ायरेबल है, ये बहुत गंदा है, इनको जीने का कोई हक नहीं है, राइट। तो देखो उन्होंने कहा कि उन्हें एक सोसाइटी चाहिए ऑफ द प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अरे प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस मतलब उसमें क्या आता था, उसमें बोलता था कि प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस वो हैं जो वाइट्स हैं, उनके हेयर गोल्डन हैं, एंड उनकी आंखें ब्लू हैं। तो वो होगा हमारा नॉर्डिक आर्यन, ठीक है। तो वो उन्हीं को जीने का हक है और बाकी सब लोगों को जीने का हक तो खैर धीरे धीरे हुआ चीज़। देखो
देखो जो अब नॉर्डिक आर्यंस वो हो गए, अभी हमने देखा कि जर्मन के लोग हो गए, जैसे कि जो ब्लू होते हैं, ब्लू आईज वाले होते हैं, गोल्डन हेयर वाले, वाइट कलर वाले, तो उनको हम कंसीडर करते हैं एज द नॉर्डिक आर्यन, ठीक है। तो अनडिज़ायरेबल में आते थे काफ़ी सारे लोग, जो कि होते थे जूइस हो गए, है ना, गिप्सीज हो गए, ब्लैक्स हो गए, रशियंस हो गए, इनफैक्ट पोल्स हो गए, इवन जो जर्मन लोगों में, है ना, अभी हमने देखा जर्मनों को जीने का अधिकार है, लेकिन जर्मन में भी नॉर्डिक आर्यन जिनकी ऐसी सी सर्टेन कंडीशंस हो, राइट। लेकिन जर्मन अगर कोई है और फिज़िकली डिसेबल है, ठीक है, या चल नहीं सकता, बोल नहीं सकते, इनफैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब नहीं कर सकता, तो उसको भी मतलब उनको भी अनडिज़ायरेबल कंसीडर किया जाता था, ठीक है। और हिटलर के आइडियोलॉजी के मुताबिक, राइट, हिटलर के आइडियोलॉजी के मुताबिक जो मतलब उन्होंने क्या किया कि जैसे जर्मन हैं तो उन्होंने कहा सेपरेट कर दे, यहाँ पर जितने भी अनडिज़ायरेबल लोग हैं वो इतने एरिया में रहेंगे और हमारा ये पूरा एरिया तुम यहाँ पे आ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन हुई थी। लेकिन जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनमें से भी सबसे ज़्यादा सफ़र किया था जूइस ने। ऐसा क्यों? देखो, हिटलर जो कहता था, मतलब बिलीव करता था कि जो जूइस लोग हैं ना, उन्होंने ऐसा रीज़न्स था कि जूइस लोगों ने जीसस क्राइस्ट जो है ना उनको मारा है, इसलिए वो जूइस को मतलब सबसे ज़्यादा मारा पीटा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा करता था। वो क्या करता था अभी हम वो भी देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा वही जर्मनी को मतलब जूइस लोगों को परेशान करता था। अब एक्चुअली क्या थे, दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक थे चार्ल्स डार्विन और थे एक हर्बर्ट आई थिंक स्पेंसर, हाँ हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली थी जिन्होंने बोला था कि हम सब जो है ना दिखने में थोड़े अलग होते हैं, इवोल्यूशन होता है। तो उनकी अलग अलग थ्योरी थी कि ये थ्योरी है, तो उसको अलग ही थिंकिंग वे में ले गया हमारा हिटलर और उसने गलत मतलब निकाला इस थ्योरीज़ का। लेकिन जो मतलब चार्ल्स डार्विन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, उनका ऐसा कुछ भी नहीं कहना था कि भाई ये जो है इनको मार डालना चाहिए, ऐसा नहीं था। हिटलर की आइडियोलॉजी ने इसने ऐसा बनाया। तो जो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, जो चार्ल्स डार्विन का आइडिया था, डार्विन का सॉरी, उनका आता था इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। हर्बर्ट का था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब देखो इवोल्यूशन होता है मतलब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो दिस आइडिया वर यूज बाय रेसियस थिंकर एंड अब देखो जो चार्ल्स का था कि धीरे धीरे करके लोग बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, अलग अलग सबकी ग्रोथ होती है। अब हर्बर्ट का ये था कि जो सबसे ज़्यादा फिट रहता है, जो हेल्दी पर्सन होता है ना, हेल्दी जो पीपल होता है वही ज़्यादा जो होता है हमारा सर्वाइव करता है, ज़्यादा जी पाता है ना, तो वही फिट होता है। तो ये निकाला था कि हेल्थ के मामले में पर ये ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया था। लेकिन ये जो हमारा हिटलर था वो इसको नाजी वर्ड व्यू में ले गया, मतलब अलग ही सोच में ले गया कि सिर्फ उसी को जीने का हक है जो फिट है ना, वगैरह वगैरह आपने जो भी देखा, ठीक है। तो ये अलग फ़ायदा उठा गया हिटलर हमारा इनकी थ्योरीज़ का, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। फ्रॉम 1933 टू 1938 नाजी ने टेरराइज किया, है ना, पॉपुलराइज किया, सेग्रीट किया, मतलब जूइस को अलग हटाया, कंप्लेनिंग मतलब उन्होंने मतलब उनको ऑर्डर दिया कि तुम जूइस जो है ना इस देश छोड़कर चले जाओ। पहले तो उसने कहा कि तुम्हें हमारी जर्मन सोसाइटी में मतलब हमारे जर्मन देश में रहने का कोई हक नहीं है। 1933 से 1938 तक ऐसा कहा, किसने? हिटलर ने। पर उसके बाद 1939 से 1945 ने उसके बाद दोबारा उसने चेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें हमारे साथ उठने बैठने का ये भी हक नहीं है। उसके बाद अगली बार उसने ये निकाला कि तुमको अब जीने का ही हक नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंसंट्रेटिंग कैंप्स बनाए, है ना, काफ़ी सारे एरियाज़ में कंसंट्रेटिंग कैंप्स बनाए, गैस चैम्बर बनाया पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड में गैस चैम्बर बनाया गया और वहाँ पे जितने भी जूइस होते थे ना और जितने भी अनडिज़ायरेबल पीपल होते थे उनको क्या करते थे, पहले बंद करके रख दिया। देखो
उनको बंद करके रख देते थे और वहाँ पे गैस रिलीज़ करते थे। अभी मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और वहाँ पे मतलब एक जगह बंद करके उनको मार डाला जाता था। खैर, द रेशियल यूटोपिया क्या होता है? अब रेशियल यूटोपिया देखो, हिटलर ने मतलब जो जेनोसाइड और जो वॉर था, ठीक है, वो एक सिक्के का दो पहलू बन गया, है ना। मतलब कि जो किलिंग कर रहे थे और जो युद्ध कर रहे थे ना, वो मतलब क्या कर रहे थे, ये चीज़ ना देखो, हिटलर ने क्या किया, पोलैंड ऑक्यूपाइड किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट में उसने पोलैंड को डिवाइड कर दिया और कहा कि यहाँ पर जर्मन रहेंगे, तुम लोगों को यहाँ पे रहने का हक नहीं है। और जो पोलैंड के लोग होते थे उनको कहा कि अपने अपने घर छोड़ के चले जाओ, यहाँ पर जर्मन लोग रहेंगे, ठीक है। यूथ इन नाजी जर्मनी। अभी हम देखेंगे कि जो जर्मनी में हालत क्या थी। देखो, जर्मनी में पहले बच्चे, फिर हम देखेंगे लोगों को, जो आम आदमी होते हैं और वो जो वुमेंस होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी क्या कंडीशन थी, जो कि अनडिज़ायरेबल थे, ठीक है। तो जो क्या था, यूथ। देखो, जर्मनी के जो बच्चे थे उनको स्कूल्स में जर्मन बच्चों को भी जाना अधिकार था। जो जूस वगैरह थे, अनडिज़ायरेबल लोग थे, उनको अधिकार नहीं था जर्मन के साथ बैठने का। उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको मार डाला जाता था इनफैक्ट, ठीक है। उन्होंने बच्चों को क्या करते थे, स्कूल्स में ये सिखाया जाता था कि नाजी आइडियोलॉजी के साथ चलो। मतलब छोटे से ही अगर आपको कुछ सिखाया जाएगा तो आप वैसे ही बन जाओगे, राइट। तो नाजी आइडियोलॉजी सिखाई गई कि जो आर्यंस होते हैं, नॉर्डिक आर्यंस होते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं, बाकी सब बहुत गंदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई गई। और जो चिल्ड्रन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। टेक्स्ट बुक जो थी हमारी दोबारा लिखी गई, जिसमें कहा गया कि मतलब जो लड़के होते थे, जो बॉयज़ होते थे, राइट, जो बॉयज़ होते थे उनको सिखाया गया कि तुम्हें मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, राइट। तुम्हें लड़ाई करना आ जाना चाहिए, मतलब अंदर से एकदम कठोर, तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पत्थर का दिल होना चाहिए, ये सब सिखाया जाता था। और उनको वहाँ पे स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाता था, लड़ाई पे फोकस किया जाता था, जिससे बड़े होकर वो आर्मी में जाए और हिटलर के लिए लड़ाई करे। देखो, ये जो 10 साल तक बच्चे होते तो 10 साल के, उनको जंग वॉक में मतलब अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी छोटे पर। ये जंग वॉक में भेजा जाएगा, जैसे हमारी होती है नर्सरी, है ना, किंडरगार्टन, नर्सरी 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे वैसे ही ग्रुप्स बनाए गए कि 10 साल के बच्चों को जंग वॉक में, और जो 14 साल के होंगे, जितने भी बॉयज़ होंगे, उनको हिटलर यूथ को ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे उनको उसके बाद लेबर सर्विस सिखाई जाएगी 18 साल को। तो अब देख सकते हो ये बच्चे हैं, ऐसे पूरा मतलब सीख रहे हैं कि कैसे आर्मी में जाना है, साइड वाइड के हैं, पूरा इमेज आपको दी गई है। देखो, अब हमने देख लिया बच्चों के साथ क्या हो रहा था, फाइटिंग वगैरह सिखाई जा रही थी। अब मदरहुड, मतलब इतना गंदी चीज़ें कर दी ना हिटलर ने। देखो, जो लड़कियां, अभी देखो बॉयज़ को सिखाया गया कि तुम्हें एग्रेसिव होना चाहिए, है ना, तुम्हारे पास दिल नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पत्थर दिल होना चाहिए ना, मॉस्कुलिन होना चाहिए, तुम्हें मतलब कठोर होना चाहिए, राइट। और वुमेन को सिखाया जाता था कि तुम्हें एक अच्छी माँ बनना है, तुम्हें क्या करना है, एक प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे को, मतलब एक मतलब सफ़ेद हो, जो वाइट हो, गोल्डन बाल हो, राइट, और ब्लू आइज़ हो, उन्हीं बच्चों को जन्म देना है। और अगर तुमने मतलब उन्हीं बच्चों को जन्म देना है, ठीक है, तुम्हें जो अनडिज़ायरेबल बच्चे हैं उनको नहीं जन्म देना है, ये सिखाया जाता था उनको। और उनको किया जाता था कि तुम ना बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करो, लेकिन सिर्फ आर्यन चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। उनको इनफैक्ट मेडल्स भी दिए जाते थे कि अगर कोई इतने बच्चे मतलब प्रोड्यूस करते। ये देखो, ये आया है, ये मूवीज़ वगैरह भी बनाई जाती थी जिससे एंकरेज किया जाए, राइट। देखो, मीन्स उनको मेडल्स दिए जाते थे। तो 4 बच्चे जन्म देते थे, 4 आर्यन बच्चे जन्म देते थे, उनको ब्रोंज़ मिलता था, ब्रोंज़ मेडल दिया जाता था। और जो 6 बच्चे प्रोड्यूस करती थी उनको सिल्वर मिलता था, सिल्वर मेडल। और जो 8 बच्चे प्रोड्यूस करती थी, 8 या 8 से ज़्यादा, उनको गोल्ड मिलता था, ठीक है। तो इनको अवॉर्ड किया जाता था। और लेकिन ये भी चीज़ आगे, जो ना अनडिज़ायरेबल बच्चे जन्म देते हैं
तो उनको मार डाला जाता था, उनको मतलब गंजा कर दिया जाता था, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल किया जाता था उनको। अभी हम मतलब उनको मतलब बाल वगैरह सब शेव करा दिए जाते थे और उनका जो चेहरा है वो काला कर दिया जाता था और उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों को जेल में भेज दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि तुम क्रिमिनल हो क्योंकि तुमने नॉर्डिक आर्यंस बच्चे नहीं जन्मे, तुमने एक गंदा बच्चा, अनडिज़ायरेबल बच्चा जन्मा है, ऐसा होता था मतलब। और जो लोग नॉर्डिक आर्यंस बच्चे जन्म करते थे तो उनको तो बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स में, है ना, उनको फ्री मिलता था। जो आर्यन बच्चे जन्म करते थे उनको बढ़िया बढ़िया कॉन्सिक्वेंसेस मतलब काफ़ी सारा उनको बेनिफिट मिलता था कि तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट है, तुमको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई जाएगी एक्सेट्रा। तो यही चीज़ हो गई, ये कितना ज़्यादा उनको किया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, अब अभी देखो हिटलर का प्रोपेगेंडा क्या था। तो द नाजी रेजिम वाज यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू क्रिएट इफेक्ट। दे यूज्ड फिल्म्स, पिक्चर वगैरह वगैरह। देखो अब जो नाजी वर्ल्ड व्यू था, राइट, नाजी वर्ल्ड व्यू था, वो चाहते थे कि पूरे जर्मन में नहीं पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे जर्मन में फैले, राइट। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हिटलर इतना स्मार्ट था कि उसने मूवीज़ का सहारा लिया। मूवीज़ बनाई गई कि देखो आर्यंस कितने अच्छे होते हैं, आर्यंस के साथ क्या किया जाता है वगैरह वगैरह। और पोस्टर्स बनाए गए, है ना, पोस्टर बनाए गए कि जो जूइस होते हैं ना ऐसे मोटे होते हैं, उनकी लाख लंबी होती है, राइट, ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाए गए। ये देखो जूइस वगैरह ही हो गए, मतलब इतने गंदे गंदे जूइस दिखाए जाते थे। तो जूइस उसको मतलब इतने ज़्यादा लोगों के प्रति मतलब लोग क्या सोचते थे, जूइस सच में गंदे होते हैं, राइट, तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो ऐसा सोचने लगे थे। और अब जूइस खुद उसको देखकर सोचते थे कि क्या सच में मैं इतना गंदा हूँ, तो वो खुद को भी अनडिज़ायरेबल मानने लगे थे। और इसी तरीके से लोग नाज़िज़म फैला लोगों के बीच और हिटलर ने लोगों के दिमागों पर कब्ज़ा कर लिया, उनके इमोशंस पे कब्ज़ा कर लिया, उनकी नफ़रत किससे करना है ये सब उनने कब्ज़ा कर लिया और उन सब के गुस्से को अनडिज़ायरेबल माना। ये देखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या है, तो पीपल देखो पहले जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब पता नहीं चल रहा था कि जो हिटलर है इतना बुरा कर रहा है लोगों के साथ, बट जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब लोगों को, खैर अभी उस पर बात कर रहे हैं। देखो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब हिटलर ने जूइस और अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ बहुत बुरा किया, जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। पीपल ने देखा कि वर्ड थ्रू द नाज़ीज़ आइज। देखो जो हिटलर था हमारा, हिटलर क्या करता था, हिटलर सबको कंसंट्रेटिंग कैंप्स होता है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको। देखो एक्चुअली क्या हुआ, हिटलर जो था हमारा, हिटलर लोगों के साथ बहुत मतलब अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और ये पूरी दुनिया को उसके बारे में खबर कुछ नहीं थी, इतना बुरा कर रहा था। दैट इज़ कंसीडर्ड एज द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इतना ज़्यादा बुरा किया हिटलर ने लोगों के साथ कि उसको कहा कि बहुत ज़्यादा ये बुरा कर रहा है, राइट, बहुत ज़्यादा बुरा किया था एक्चुअली में उसने। तो ये पहले तो लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला, जब पूरी वॉर ख़त्म हो गई, हिटलर की हार हो गई, तब बहुत मुश्किल से लोगों को पता चला, तभी पता चला कि हिटलर ने एक्चुअली में जर्मन में क्या क्या किया है, क्या क्या अत्याचार किए हैं अनडिज़ायरेबल लोगों के साथ, जो मतलब अनडिज़ायरेबल कंसीडर करते थे, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा। तो जूइस लोग चाहते थे कि उनके साथ कितना जो भी उनके साथ अत्याचार हुए हैं वो पूरी दुनिया को पता चले, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या अत्याचार हुए उसके। तो जूइस चाहता था कि जो भी उनके साथ मतलब हम बचे या ना बचे, हमारे साथ जितने भी अत्याचार हुए हैं वो सब पूरी दुनिया को पता चले। तो काफ़ी लोगों ने डायरीज़ लिखी, काफ़ी लोगों ने मतलब पेपर रखे, छुपाए, मिट्टी में गड़ाए, है ना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और आगे वाले लोगों को पता चले।
कई लोगों ने मटके के अंदर रखे, ठीक है, तो जिससे कि पता चले लोगों को। ये देखो, ये जितने भी है ना जूइश बच्चे हैं, ये देखो, तो हिटलर ने उनके साथ क्या किया, तो उनको अलग से एरिया बनाया जिसको हम कहते थे कंसंट्रेटिंग कैंप। हिटलर क्या करता था, हिटलर सभी लोगों को, जैसे जूइश हो गया, सबसे ज़्यादा नफ़रत उसी से करता था हिटलर, तो जूइश लोगों को क्या करता था, वो ले जाता था, उनको बंद कर देता था। एक अलग से कंसंट्रेटिंग कैंप्स बनाए उन्होंने कि तुम इसके अंदर जाओ, तो वो लोग तो चले जाते थे। हिटलर है वो, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्या कहता मतलब कि तुम, मतलब क्या कहता वो कहता कि तुम ले चलो, मतलब पूरा जो आर्मी वगैरह थी वो क्या करती है, ये जितने भी लोग होते हैं ना जूइश वगैरह, उनको ले जाते हैं, इन सब के कपड़े उतार देते हैं, शूज़ वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं, और मतलब लोगों को लगता है ये तो हमें नहलाने ले जा रहे हैं ना, हम तो नहाने जा रहे होंगे। तो वो बड़ा से इतना बड़ा कमरा होता है, उसके अंदर ऐसे ना शावर लगे होते हैं, नकली के शावर होते हैं, उससे बाथिंग वगैरह नहीं करते, तो लोगों को लगता है कि अच्छा हमें नहला रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को अंदर डाल देते हैं, तो लोग तो यहाँ पे खड़े होते हैं, राइट, और लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, और शावर से जो होते हैं ना गैस निकलती है, पानी नहीं गैस निकलती है, और वो गैस पूरे में भर जाती है, और लोग जो है ना मर जाते हैं उस गैस की वजह से। इतना बुरा करता था हिटलर। और अब का हो गया कि जो कपड़े वगैरह थे और जो मतलब शूज़ थे, उनका क्या करते थे, तो उसका वो दूसरे जूइश बच्चों को पहना देते थे, जिससे कि पता चले ये जूइश। इनफैक्ट उसका हिटलर ने एक स्टार, ये देखो ऐसा, ये स्टार सिंबल होता है जूइश बच्चों के लिए, ठीक है, कि ये जिससे पता चल जाए कि ये जूइश है, हमें पता लग गया, हम इससे दूर भागे, ठीक है। तो ये होता है सिंबल ऑफ द जूइश, हिटलर ने जो किया था, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों को ऐसे बंद कर देता था, बच्चों के सारे जूइश वगैरह को कंसंट्रेटिंग कैंप पे ले जाता और वहाँ पे मार डालता था। और बाद में लोगों को पता चला कि इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था लोगों को, और जो जूइश चाहता था, मतलब वो सब जितने भी लोग थे जिनको मारा गया, वो बस जीना चाहते थे कुछ घंटों के लिए। जब मतलब क्या चाहते थे कि वॉर जो है जब एंड होने वाली हो, तो हम उसके कुछ घंटे पहले, मतलब हमें बस कुछ घंटे दे दो वॉर तक के लिए, जिससे कि हम लोगों को पता सके कि क्या होलोकॉस्ट हो रहा था हमारे साथ। होलोकॉस्ट वही जो कि उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उसको हम कहते हैं होलोकॉस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से हिटलर डर रहा था कि उसने जूइश लोगों के साथ और जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है, तो और वो हार गया है, तो उसके साथ कुछ ऐसा ना हो। तो हेलमट के पापा इसलिए डर रहे थे क्योंकि उसने भी हिटलर का साथ दिया था, तो वो भी इसलिए डर रहे थे। तो ये हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी स्टोरी हमारी जो कंप्लीट हो गई है। एंड यही था अबाउट द होल हिटलर, अबाउट द होल जर्मन। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।